हुसैन साहब, आज जो ये फैसला आया, पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में 27 में से 26 नुकात पर अमल कर चुका है। ये हैरान कुन नतीजा था आपके लिए, या ये एक्सपेक्टेशन थी आपको कि जब तक ये 27 नुकात पर अमल दरामद पूरा नहीं हो जाता और ये जो आज एक नया एक्शन प्लान 7 पॉइंट्स की सूरत में दिया गया, इस पर भी अमल करना है, उस वक्त तक पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में ही रहना है? हैरान कुन नतीजा तो नहीं था आज? जी, मेरे लिए तो हैरान को नतीजा नहीं था, क्योंकि जिस किस्म की पॉलिटिक्स और जिस किस्म की हिंदुस्तान की तरफ से जो एक कैंपेन एक चलाई गई थी, उसके नतीजे में मुझे तो इस फैसले में कोई हैरानी नहीं हुई। हाँ, ये ज़रूर बात है कि पाकिस्तान की तरफ से बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है, जो कि आपने इब्तदाई कलमात के अंदर वो सारे इकदाम गिनवाए हैं जो कि पाकिस्तान ने अभी तक उठाए हैं। लेकिन दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं कि जो 27 नुकात की हम बात कर रहे हैं, उसके अंदर एक एक्शन प्लान ऐसा है जिसके हवाले से वो तमाम इकदाम जो हैं वो पाकिस्तान को अभी करने हैं, और उसके बारे में हमारे रज़ा साहब ने काफ़ी तफसील से उसके बारे में बताया कि 5-6 महीनों के अंदर हम वो काम मुकम्मल कर लेंगे। लेकिन इसके साथ ही साथ डी लिस्टिंग का एक प्रोसेस है, जिसके तहत पाकिस्तान को जो ग्रे लिस्ट से निकल के वो आम नॉर्मल लिस्ट के अंदर जाने के लिए, उसके लिए भी पाकिस्तान को उन्होंने एक पैरेलल एक्शन प्लान दिया है जो कि 6 नुकात पे मुश्तमिल है। तो ये 7 नुकात जो हैं, इसके ऊपर पाकिस्तान ने वक्त भी मांगा है, और हमारे रज़ा साहब की अगर टाइम लाइन को अगर हम सीरियसली लें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान 1 या 2 साल के अंदर वो इस लिस्ट से निकल जाएगा। लेकिन बहरहाल ये जो भी पाकिस्तान एक्शन लेगा उसका रिव्यू होगा 6 मंथ्स के बाद, और फिर इसके लिए जो पाकिस्तान की डीलिस्टिंग है वो ग्रे लिस्ट से बाहर निकलने के हवाले से हो सकेगी। लेकिन मुझे कोई हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हमारी हुकूमत की तरफ से हमेशा ये कहा जाता है कि हमने ये काम कर लिया, ये काम कर लिया, ये काम कर लिया। लेकिन जब रिव्यू करते हैं, जब प्रोग्रेस भी करते हैं, तो उसके हवाले से उसके अंदर IMF भी बैठा हुआ है, उसके अंदर वर्ल्ड बैंक भी बैठा हुआ है। और हिंदुस्तान के हवाले से मैं कहूँगा कि SCO की जो मीटिंग हाल ही में जो कल परसों मीटिंग ख़त्म हुई है, उसके अंदर अजीत डोवाल ने पाकिस्तान को जो मजबूर करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर फिर भी दहशतगर्दी की और काउंटर टेररिज्म की फाइनेंसिंग के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा शदीद इल्ज़ाम लगाए हैं। तो ये मेरे ख्याल के अंदर ये जब तक पाकिस्तान के खिलाफ कैंपेन चलती रहेगी उस वक्त तक, और जब तक पाकिस्तान इन तमाम इकदाम को सही तरीके से पूरा नहीं करेगा, तो मेरे ख्याल के अंदर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट के अंदर ही रहेगा। सही। तो नईम खालिद लोधी साहब, इसका मतलब कि भारत की मजबूत लॉबिंग का नतीजा है कि पाकिस्तान इस बार भी वाइट लिस्ट में आने में नाकाम हो गया। अब ये जो नया 6 नुकाती प्लान दे दिया गया है, इस पर अमल दरामद का टाइम हमाद रज़ा साहब 1 साल दे रहे हैं। इसका मतलब अक्टूबर में जो अगली बार रिव्यू होगा उसमें ही पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में ही बरकरार रहेगा, फिर अभी अगले 1 साल तक कोई उम्मीद नहीं है वाइट लिस्ट में आने की? जी, पहली बात तो ये है कि आपने पूछा कि हैरत हुई है। नहीं, हैरत तो तब होती है अगर हम ग्रे लिस्ट से निकल जाते, क्योंकि जितने भी हम जानते हैं कि ये एक पॉलिटिकल टूल है, और हम कहते रहे हैं, ये कोई एक आध एनालिस्ट नहीं, काफ़ी सारे लोग ये कहते रहे। ये दूसरी बात ये है कि ये हमें मानना पड़ेगा कि जो काम FATF कह रहा है वो तमाम के तमाम, तकरीबन तमाम के तमाम हमारे अपने फ़ायदे में है। जो कि कुछ ऐसे भी हैं जिसमें ओवरबोर्ड हमें जाने के लिए कहा गया है, उनका मैं चंद एक का जिक्र भी कर दूंगा। तो इस लिहाज से ये जो आप हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं, देखें, हमें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि ये हिंदुस्तान की वजह से नहीं है, ये ज़्यादा अमेरिका की वजह से है, और इसमें कोई परेशान नहीं होना चाहिए हमें नाम लेने। अमेरिका और हिंदुस्तान में वैसे भी स्ट्रेटेजिक अलायंस है, और हाल ही में आपने ऐसी बातें कुछ की हैं जिससे अमेरिका बहादुर बहुत नाराज़ है, और वो जब तक नाराज़ है आप ग्रे लिस्ट से नहीं निकल सकते। बेशक आप 27 के बजाय उनके 50 पॉइंट पूरे कर दें। देखिए, 2-3 बातें सोचने की हैं। पाकिस्तान को ये सवाल करना चाहिए कि ये जो कहते हैं मिसाल के तौर पर कि प्रोस्क्राइब जितनी पर्सनैलिटीज़ हैं उनको सजाएं दी जाएं, तो पूरे प्रोस्क्राइब पर्सनैलिटीज़ की लिस्ट पाकिस्तान को ले लेनी चाहिए जो पूरी दुनिया में है, और पूछा जाए कि इनमें से और किस किस को आपने सजाएं दिलवाई हैं या सजाएं देने के लिए कहा है। उसके बाद वो ये कहते हैं कि आप अपना प्रोसिक्यूशन का निज़ाम ठीक करें, जो कि सही बात है, इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन का ठीक करें। लेकिन फिर हम गिनवा देते हैं उनको कम से कम 25 से 30 मुल्क जिनका प्रोसिक्यूशन और इन्वेस्टिगेशन का निज़ाम हमसे भी बुरा है, वो कौन सी लिस्ट में है। उसके बाद हाल ही में जब यूरेनियम पकड़ा गया भारत में, और ये दूसरी 2 तो अभी वाकयात हुए, मेरे ख्याल 5-6 वाकयात हो चुके हैं, और इस सब का ताल्लुक ब्लैक मार्केट से होता है।
साफ ज़ाहिर है कि ये आम कारोबार नहीं होता, तो हमें पूछना चाहिए कि उनको आपने कौन सी लिस्ट में डाला हुआ है। तो भाई मेरे और जो आपके नाज़रीन सुन रहे हैं, जो मेरे दोस्त साथ बैठे हुए हैं, अच्छी तरह समझते हैं कि दिस इज़ अ पॉलिटिकल टूल। तरक्की याफ्ता ममालिक के हाथ में देखें, एक ग्लोबल पॉलिटिकल सिस्टम, ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम, ग्लोबल मिलिट्री सिस्टम, इन दोनों इनको मिलाकर बड़े मुल्कों ने इसको अपने मिजाज के मुताबिक तरतीब दिया हुआ है। सही। और चाइना ने तो उसके अंदर घुस के उसका फायदा उठा के और उसी सिस्टम को इस्तेमाल करके हर चीज को उलट दिया है। असल बात जो बाद में आप सवाल कर सकते हैं वो ये है कि अब हम करेंगे क्या। ये तो हमें पता है कि हम जितने भी काम करेंगे इसमें से काफी सारे अच्छे हैं, हमारे अपने हक में, हमें करते रहना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद अगर हम ग्रे लिस्ट से नहीं निकलते फिर हमें क्या करना चाहिए, ये बड़ा अहम सवाल है। बाकियों से भी पूछे, मैं भी इसका जवाब। सही। तो औरिया साहब से पहले इसकी इब्तिदा कर लेते हैं। पहले औरिया साहब इस पर तबसरा करते हैं। औरिया साहब, ये फिर ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए जिस तरह नईम लोधी साहब कह रहे हैं कि आप 50 पॉइंट भी अमल कर दें, लेकिन जब तक आपके ताल्लुकात भारत और अमेरिका से अच्छे नहीं होंगे उस वक्त तक आप नहीं निकल सकते इससे। तो फिर ये क्या वाकई शाह महमूद कुरैशी साहब जो इसमें एक सियासी एंगल देख रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ इंटरनेशनली सियासत हो रही है, सियासत के तहत पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा जा रहा है? देखिए, पहली बात तो ये है कि जितनी जहालत के साथ फेटफ पे गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान के अंदर, शायद ही किसी चीज़ का। आप सोच सकते हैं कि बुनियादी तौर पर कब इसका स्ट्रक्चर पड़े कि G7 ने एक मॉनेटरी बॉडी कायम की अपने मफादात के हसूल के लिए, और 1986-87 में फिर उसके साथ उसका दायरा कार बढ़ाया गया। उसका कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ही नहीं है, रिकमेंडेटरी बॉडी है। मैं फरवरी 2004 में उसने 40 रिकमेंडेशन दी थी। एवरी इंडिपेंडेंट कंट्री कैन रिफ्यूज। बड़ी मैं वादे बात कर, कोई कंप्लायंस मैकेनिज्म ना यूनाइटेड नेशन के तरफ आती है ना किसी और चीज। 7 लोगों का एक ग्रुप है G7 का, जिसने अपनी एक एनजीओ टाइप चीज खड़ी की हुई है। उसको उसने अपने साथ, चूंकि उस इकोनॉमिक सिस्टम है उसके साथ उसको लगी नसी किया हुआ है। सैंक्शन लगाना मुल्कों का अपना मसला रहा है। अमेरिका लगाता रहा है, यूरोप ईरान के ऊपर कहता रहा हम नहीं लेते, हम जो तुम जहन्नम में जाओ। इंडिया तेल खरीदता है, जो मर्जो करता है करते रहो। मसला सारा यह है कि हमारी हुक्मरानों को फायदा था, इसके तहत वो लोगों का गला काटते थे, वो जिसको चाहते थे ज़िबा करते थे, जिसको चाहते थे पकड़ते थे, जिसको चाहते थे जी अपना उसके अंदर शेड्यूल 4 में डालते थे, जो मर्जी करते थे। और साथ उनको डराया भी हुआ था, ओ हो टेररिज्म, नेक्टा, फलाना फलाना, ये वो। ओ भाई, मुझे बताओ उसका नुकसान क्या है, सिवाय इस एक नुकसान के कि जब आप कोई एक और बहुत ज्यादा ब्लैक लिस्ट में भी चले जाए तो आप जो है वो आपकी एलसी खुलते खिलाते वक्त वो 2-2.5-3 महीने की एक डिले हो जाएगी अगर आपने कोई डील की हुई है। या आप जो है उसके किसी तरह आपका पेरिस के क्लब के अंदर आपके लोन का कोई मसला बन जाएगा, वो आप वैसे नाराज होंगे, उसका कोई फेटिव के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन हमने जानबूझ के उसको एक इज्जत दी, एक मकाम दिया, एक सतह दी, पॉलिटिकल स्कोरिंग की, पता नहीं क्या क्या कुछ किया। पूरे 45 सफ़े का मेरे पास डॉक्यूमेंट है, उसके पूरे के पूरे बायलॉ से लेकर सब के साथ अभी तक कोई इस मकाम पे नहीं पहुंची कि उसकी रिकमेंडेशन को अक़वाम मुत्तहिदा या उसकी जैली ऑर्गेनाइजेशन किसी मकाम पे लाके डिस्कस करके उसको इम्प्लीमेंटेशन बॉडी के तौर पे एक्सेप्ट कर ले। हमें हवा चल रहा है और हम भी बोल रहे हैं, सब भी बोल रहे हैं। और मैं मेहनत रहता अपने फॉरेन ऑफिस के लोग अगर हो उनसे मुझे बता दें, मुझे 1, 2, 3 में गिन के बता दें क्या होगा। और अगर कल को अफगानिस्तान में दोबारा आपकी जरूरत पड़ जाए तो ये फैटअप उठा के गटर में फेंकेंगे और आप कहेंगे बताओ पैसे कितने चाहिए तुमको। सही। चलें, और ये सब हैं तो हमारे साथ जाहिद हफीज़ साहब आते हैं, अगर वो इस पर बात करना चाहते हैं तो फिर उनसे भी बात करते हैं। लेकिन डॉक्टर रिफत साहब, अब आगे जिस तरह नईम खालिद लोधी साहब ने भी सवाल उठाया कि अब आगे ये करना क्या चाहिए, ये 6 नुकाती 7 नुकाती प्लान पर अगर अगले 1 साल में अमल हो जाता है तो ये इस बात की गारंटी होगी कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में आ जाए, ग्रे लिस्ट से निकल जाए? क्या मुमकिन हो सकेगा, या फिर उसके बाद भी पाकिस्तान को अपने बड़ी ताकतों से जो ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के हैं उन पर गौर करना पड़ेगा? जी देखिए, उसके अंदर 2 बातें बड़ी क्रिटिकल हैं कि जो फैटफ के मुतालबात हैं जिसको यूएन की रेजोल्यूशन के साथ मुंसलिक किया जा रहा है 1272 और वो 1373 के साथ मुंसलिक किया जा रहा है, उसके ऊपर अमल दरामद जो है वो पाकिस्तान को हर सूरत में करना पड़ेगा, क्योंकि यूएन डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ के ख़िलाफ़ वो जो उन्होंने टेररिज्म के हवाले से आप उस लिस्ट से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन वो यूएन की डेजिग्नेटेड एंटिटीज़ हैं, इंडिविजुअल्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं, उसके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी। उसके बाद दूसरी बात यह है कि जब आप समझते हैं कि आपने पूरी कंप्लायंस
फेटफ की डिमांड के साथ अब कर ली है, और उसके बावजूद अगर कोई अजाफी डिमांड भी आपके ऊपर ला दी जाती है, तो वो टाइम होगा जिस वक्त पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कहने में हक बचाने में होगा कि अनफ इज इनफ, हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो हमारे निज़ाम के अंदर वो हुंडी का निज़ाम था या टेररिस्ट फाइनेंसिंग का जो चांस था, उसके हवाले से जो भी फेटफ ने मुतालबा किया है, वो मुतालबा जो है उसके पॉलिटिकल एंगल अपनी जगह पे है, लेकिन वो मुतालबात अपनी जगह पे दुरुस्त हैं, क्योंकि हमारे निज़ाम के अंदर उसको उसके अंदर लीगल निज़ाम हो, एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम हो, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का मामला हो, उसके अंदर FBR का मामला हो, बहुत सारे लूप होल्स हैं, और इन लूप होल्स को अगर हम प्लग कर लेंगे उससे पाकिस्तान को एब्सोल्युटली फ़ायदा होगा, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को वो काम करने चाहिए। तो डॉक्टर साहब, ये आज वाली जो 6 इजाफी डिमांड्स हैं, ये 6 नुकाती जो नया चार्टर है, ये इजाफी नहीं है? इस पर पाकिस्तान को ये इनफ आज ही नहीं कह देना चाहिए था? जी देखिए, उसके अंदर ये है कि ये इजाफी डिमांड उस एशिया पैसिफिक रिव्यू जो हुआ था आज से तकरीबन 8 महीने पहले, उसके अंदर ये डिमांड जो है वो रखी गई हैं, और मैंने कहा कि ये डिमांड जो है वो डी लिस्टिंग के लिए, यानी ब्लैक लिस्ट से निकलने के लिए जो डी लिस्टिंग का प्रोसेस है, उसकी कंप्लायंस के लिए इन डिमांड का पूरा होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन मैं फिर ये कह रहा हूँ कि एक नुक्ता जो रह गया है, जो कि 26 मामलात में हमने काफ़ी प्रोग्रेस कर ली है, और वो फेटफ की अपनी भी की तरफ से रिकग्निशन ये है कि पाकिस्तान हैज़ मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस। तो अगर हम वो 27वें नुक्ते को अमल कर लेते हैं, तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान अपना केस बेहतर लड़ने की पोजीशन में होगा। सही। तो नईम खालिद साहब, ये हाथी निकल गया, ये दुम रह गई है, ये 26 पॉइंट्स पर अमल कर लिया, एक आखिरी पॉइंट रह गया। आपने ये सवाल उठाया था कि पाकिस्तान को आगे करना क्या है, क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए पाकिस्तान का आगे अगले 4 माह के लिए? ये जो दुम रह गई, ये बड़ी तकलीफ दे है, और इसका निकलना इतना आसान नहीं है जैसे कि हम समझ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जब भी कोई मुल्क को एहसास हो जाए कि हमारे साथ 2 नंबरी की जा रही है, उसके बावजूद वो खामोश रहे और उसी डगर पर चलता रहे और कंप्लायंस करता रहे, तो दूसरे तो यही समझेंगे ना कि बेवकूफ़ है परले दर्जे का, और इसको तो हम 6 और दे देंगे, उसके बाद 6 और दे देंगे। तो जो आपने दरमियान में एक लुकमा लगाया था, मैं बिल्कुल उसका हामी हूँ कि पहले ही कह दें, आज ही कह दें कि इनफ इज इनफ। आपने जो 27 पॉइंट पहले दिए थे, हम उस पर पूरा करेंगे। ये 27वें पे हम काम कर रहे हैं, यह हम आपको पूरा करके दिखा देंगे। हम मजीद आपके पॉइंट नहीं ले सकते। बहुत शुक्रिया, इनको आप अपने पास रखिए। हम अपने फ़ायदे के लिए जो मजीद चाहेंगे, हम चाहे 100 पॉइंट और करें, लेकिन हम खुद अपने इख्तियार के तहत करेंगे, अपने जिम्मेदारी के तहत करेंगे। नईम साहब, जब दुनिया भर के बड़े बड़े इदारों से कर्ज लिया हुआ, आपने कई ममालिक से भी कर्ज लिया हुआ हो, तो फिर वो उस ऐसे मुल्क की सूरत में आप खड़े होकर बात कर सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि इनफ इज इनफ? देखें, ये बात औरिया साहब ने मेरे ख्याल बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि जो जिन चीज़ों पे आपको धमकाया जा रहा है, उसकी एग्जीक्यूशन मुमकिन नहीं है। ये ऐसे नहीं है कि ये कहीं लिखा हुआ नहीं है कि अगर आप FATF के फलाने ग्रे लिस्ट में रहे तो आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, वो चीज़ नहीं मिलेगी। ये उनकी स्वाबदीद तो है। अब देखें, फ्रांस हमसे नाराज़ है और वजूहात की बिना पे नाराज़ है, हम नहीं जाते डिटेल में। तो वो जब भी फ्रांस का वोट आएगा तो वो हमारे खिलाफ आएगा। हमें ये चाहिए कि दुनिया बहुत वसी है, अल्लाह ताला की ज़मीन कोई तंग नहीं है, खुदा ना खास्ता। एक्सक्यूज मी। चीन, रूस, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, टर्की, ईरान, अफ्रीका, ईस्टर्न यूरोप, कुछ साउथ अमेरिका, ये जितनी जगहों का मैंने नाम लिया, हर जगह ऐसे मुल्क मौजूद हैं जो तंग हैं इस किस्म के निज़ाम से। आप अपना एक छोटी और दुनिया कायम कर लें, ठीक है, इतनी बड़ी नहीं होगी, और लेकिन ये है कि आप अपने आपस में तिजारती और सब कुछ करें, ये सब धरे के खड़े रह जाएंगे। देखें, ये होता है जो जादू होता है, या जो सहर होता है, या जो आपकी परसेप्शन मैनेजमेंट होती है, इसका एक बहुत जो नाजुक पहलू है वो ये है कि जब आप इनकार कर देते हैं तो ये धड़ाम से नीचे गिरता है पूरा मामला। तो चूंकि हम इनकार नहीं कर रहे और इस बोझ को बर्दाश्त किए जा रहे हैं, इसलिए ये बोझ हमारे ऊपर लादे पे लादा जा रहा है। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, आप देखेंगे कि ये मामला ठीक हो जाएगा। पहले भी हमने करके देखा है कि जब भी आप जरा सा भी आपने शो किया है अपने स्पाइन में कोई जोर, तो मामला ठीक हुए हैं। और जब भी आप ढीले पड़े हैं, आप झुके हैं तो उन्होंने लटाया है, आप लेटे हैं तो उन्होंने घड़े में डाला है, आप घड़े में गए तो उन्होंने ऊपर से मट्टी डाली है। लेकिन और ये सब ये इन चीजों का अगर आप ख्याल रखें, ये हिस्ट्री है जो मैं बात करूं कि हवा में नहीं कर रहा, इसकी एग्जांपल दी जा सकती है।
तो आप एज एन इंडिपेंडेंट खुददार नेशन खड़े हो जाएं, अपनी, ये मैं मानता हूं कि अपना नफा नुकसान देखें, एहतियात से काम करें, अकल से काम करें, और बटन खोलकर सीने पे हाथ मारने की जरूरत नहीं है। लेकिन जहां आपको लगे कि आपकी इज्जत नफ्स पामाल हो रही है और आपकी इंडिपेंडेंस पामाल हो रही है, उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता, कतन नहीं हो सकता। सही। तो और ये सब ज़ाहिर है, अगर किसी भी किस्म की पाबंदियां पाकिस्तान पर ग्रे लिस्ट में रहते हुए नहीं लगाई जा सकती, तो फिर इसके नुकसानात क्या हैं? फिर ये इतनी कोशिश पाकिस्तान क्यों कर रहा है ग्रे लिस्ट से निकलने की? ज़ाहिर है कहीं कोई ऐसे नुकसानात तो होंगे जो माशी तौर पर, जो सियासी तौर पर, बैनुल अक़वामी तौर पर हमारे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे। देखिए, बात वही है कि आपके अंदर जो गैरत है, बड़ी चीज़ वाली बात है। एक मुल्क का छोटा सा एक्वाडोर ने आज से को 10 साल पहले ये फैसला किया कि हम डेट जो है ना उसको ऑडिट करेंगे, और उसने कहा, एक डेफिनेशन दी, और वो डेफिनेशन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि डेट विच हैज़ बीन एक्रूड फॉर द बेनिफिट ऑफ द फ्यू इज इलिजिटिमेट। और उन्होंने अपने बॉन्ड जो थे वहाँ से वापस मंगाए थे वॉल स्ट्रीट जर्नल से, और 88% कर्जा देने से इनकार किया था, और इंटरनेशनल कम्युनिटी ने माना था। इतना सा मुल्क है, उसके साथ 3 और मुल्क हैं लैटिन अमेरिका के, उन्होंने ये किया था। मुझे ये समझ नहीं आती, जिसने कर्जा लेना होता है मुश्किल में वो होता है, जो कर्जा देने वाला मुश्किल में होता है। अगर इनकार कर दे कोई, पीछे पीछे पड़ा, मेरा कर्जा ले दो। मसला सारा ये नहीं है, हम डेट ट्रैप के अंदर हैं, लेकिन दुनिया के अंदर बहुत आवाजें हैं जो डेट ट्रैप पे भी खड़ी हुई हैं। इतना आसान नहीं होता, और उसका जॉन परकिंस की तरह के वो हॉक्स भेज देंगे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान पता कर लेंगे, जो हमें रोज डराया जाता है और हमें कहा जाता है कि जी क्या बात है, हमको निकरागुआ है कि हमारा बंदे को मार के और उसके अंदर आके घुसेगी पूरे अमेरिका की फौजें, न्यूक्लियर पावर है आप। और उसके बाद यह है कि इस वक्त तो एरिक टुसान जो है, जिसकी वो कमेटी बनी हुई है, कमेटी फॉर द एबोलिशन ऑफ इलिजिटिमेट डेट, इस वक्त उसके अंदर 78 मेंबर्स बन चुके हुए हैं। एक तो डेट की बात आपने जो की है, डेट का जो खौफ चलाया जाता है, वो दुनिया में बहुत बड़ी डेट जुबली की मूवमेंट आज से 12 साल पहले चल चुकी हुई है, उसको भी छोड़े। फेटफ को सिर्फ और सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है खेल का हमारे यहाँ, और सिर्फ यही वजह है। मैं आपको बताऊं, मैंने ब्यूरोक्रेसी में क्योंकि 25 साल गुजारे हुए हैं, हमारी हेल्म ऑफ स्टेट पे जो ब्यूरोक्रेट बैठे हुए हैं, उनके दिमाग के अंदर एक अजीबोगरीब खन्नास पॉलिसी मेकर जो है कि हमारा बेटे की वहाँ नौकरी है, हमारी बेटी वहाँ पढ़ रही है, हमारे स्कॉलरशिप वहाँ आ रहे हैं। ये छोटे छोटे बेनिफिट्स की बुनियाद के ऊपर हम वेस्टर्न वर्ल्ड को हमने अपने सर पे सवार किया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जो वो, अगर वो चाहे ना कि हम पेंट के अंदर अंडरवियर ना पहने क्योंकि इससे टेररिज्म का खतरा है, तो हम अंडरवियर पहनना छोड़ देंगे। इस तरह की हमारी हालत। आज फिर वही हुआ जिसका डर था, और वो ये कि एफएटीएफ ने पाकिस्तान को जो अपनी जिसको वो कहते हैं इंक्रीज्ड मॉनिटरिंग लिस्ट में रख लिया है। लास्ट टाइम भी आपको पता है कि जब 27 में से 24 पॉइंट्स पाकिस्तान ने किए थे, आज जो एफएटीएफ के प्रेसिडेंट है डॉक्टर मार्कस, उन्होंने ये कहा कि 27 में से 26 पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए हैं, अब रह गया 1 पॉइंट। और अब जाहिर बात है कि इसके मनी लॉन्ड्रिंग एंड एंटी टेररिस्ट फाइनेंसिंग के बेसिकली दिस इज व्हाट एफएटीएफ ऑल अबाउट इज। तो उसमें उन्होंने कहा कि अपने पाकिस्तान ने अपनी इन्वेस्टिगेशन जो है वो इम्प्रूव करनी है, और प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव करनी है उन तमाम ग्रुप्स की और एंटिटीज की जो टेररिस्ट फाइनेंसिंग में इन्वॉल्व है। ये एफएटीएफ ने कहा है कि उन ग्रुप्स की, एंटिटीज की, एंड मे बी इंडिविजुअल्स भी इसमें आते हैं, जो क्योंकि वो वर्ड यूज करते हैं, एंड देयर एसोसिएट्स, और हमें ये बताना है कि आपकी जो पेनल्टीज हैं वो इफेक्टिव हैं। और जब तक पाकिस्तान ये शो नहीं करता, ये आइटम्स क्लियर नहीं करता जो एफएटीएफ है वो, और हमें वेरीफाई नहीं करता, तो ये चीजें बेहतर नहीं होंगी। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं, फेडरल मिनिस्टर हैं हमाद अजहर, उन्होंने कहा जी कि हमने कंप्लायंस कर दी है, लेकिन उसकी एफएटीएफ अब इफेक्टिवनेस की भी बात करता है। अब जाहिर बात है, इफेक्टिवनेस मींस दैट दे वांट टू कंटिन्यूअसली वॉच एंड मॉनिटर कि जो आप काम कर रहे हैं ये कोई इस तरह के काम तो नहीं आप कर रहे कि आप जिसे कहते हैं ना कि फॉर टाइम बीइंग आप वो मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन
प्रॉपरली वो काम नहीं कर रहे, उन चीजों को नहीं देख रहे। इसमें व्यूअर्स जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल है, वो जो पॉइंट है जिसको FATF लेकर के हमें दबा रहा है, और मेरा ख्याल है ये चीजें बहुत पहले हो जानी चाहिए थी। हमने इस पे बहुत टाइम वेस्ट किया है, और ये एक नेशनल लॉस भी है कि हमें ये कहा गया था कि आप जो टारगेटेड फाइनेंशियल सैंक्शन हमारे ऊपर लगी थी, वो 1267 एंड 1373 जो डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, दैट इज अबाउट हाफिज सईद। और अब ये जो चीज थी ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, ये चीज अभी हो रही है। ये अगर चीज पहले हो जाती तो आज हमारी इस चीज से हमें जो है वो जान छूट जाती। लेकिन क्योंकि हाफिज सईद के ऊपर हमने उस वक्त ये समझा कि ठीक है, इस मसले को लिंगर ऑन करते रहें, और एक मोटिव ये था कि शायद हमें खामोश रहना चाहिए, अभी तो इसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, और इसको बाद में देख लेंगे। जिस तरह हमारी एक अप्रोच ये है कि हम फायर फाइटिंग करते हैं, हम ये नहीं समझते कि हमें वाकई चीजों को लॉन्ग टर्म लेके चलना चाहिए। हम ये समझते हैं कि चीजें जो हैं उनकी फायर फाइटिंग करें, अगर हमारे पास एक इशू आ गया तो उसको उसी वक्त एड्रेस करना है, लेकिन हम लॉन्ग टर्म एज ए स्टेट लॉन्ग टर्म हम नहीं सोचते, जिसको मुझे फिर हमें अफसोस भी होता है। और फिर एक हमारी हुकूमत जो आती है वो पिछली हुकूमत पर डाल देती है, जो पिछली हुकूमत होती है वो उससे पिछली हुकूमत पर डाल देती है, और ये कहते हैं कि ये हमारे दौर में नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर FATF की बात हो रही है तो वो कह रहे हैं जी हमारे दौर में नहीं, ये तो पिछले दौर से आया। लेकिन अगर माजी में जाएं तो हमें पता चलता है कि हाफिज सईद जो था वो कोई नई प्रोडक्ट तो नहीं है, वो कोई नया बंदा तो नहीं है, वो पुराना है। हमें पता है उनका माजी क्या है, माजी किस तरह का था। हम बेसिकली हर चीज को जो गलतियां हुई हैं माजी में मानेंगे, लेकिन बहुत स्लो मानेंगे, और उसमें फिर पूरी स्टेट को उसकी वो फेस करना पड़ता है, एक एम्बैरेसमेंट जो है वो फेस करनी पड़ती है। गो के हमने बहुत मेहनत की, बड़ी कामयाबी भी हासिल हुई पाकिस्तान को इन सारी चीजों में। लेकिन अब अगर आप देखें, ये सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये ऐसी चीज थी, मैं इसमें पहले भी बात कर चुका हूं कि 1267 एंड 1373 ये एक ऐसी तलवार थी जो पिछले कई सालों से हमारे ऊपर लटक रही है। ये कोई आज का ये तो नहीं है हमारे ऊपर जो ये डेजिग्नेट किए गए हाफिज सईद को और उनके एसोसिएट्स को, ये आज तो नहीं हुआ, ये बहुत पहले हुआ है। तो ये क्या हुआ कि हम पहले नहीं कर सके? ये पार्लियामेंट वैसे तो हम छोटी छोटी चीजें, हमारे यहाँ कहा जाता है कि जी मुस्बत खबरें दें, अच्छी खबर दें। जाहिर बात है अच्छी खबर भी देनी चाहिए, और बहुत अच्छी खबरें हैं भी जो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं। लेकिन द पॉइंट विच नीड्स टू बी केप्ट इन माइंड कि जब आप एक तलवार आपके ऊपर लटक रही है और उसको एड्रेस नहीं करते, और फिर आप उसका हिस्सा बन जाते हैं, आपके लिए प्रॉब्लम रहती है, तो फिर आप किस तरह अच्छी खबर निकलेगी? हम देखते हैं पाकिस्तान को इस्लामाबाद में बैठ के, हम नहीं समझते कि पेरिस, न्यूयॉर्क, लंदन, बर्लिन ये किस तरह हमें देख रहे हैं, और हमें परवाह भी नहीं है शायद। लेकिन जब हमें आता है कि हमें एक तरफ आपको पता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट जो है वो हम पे ये कहती है कि हमें GSP+ स्टेटस से महरूम कर दिया जाए, बिकॉज वो समझते हैं कि हमारे मुल्क के अंदर इस तरह की कानून साजी है जो माइनॉरिटीज को जो प्रोसिक्यूशन में उसका वो किरदार अदा करती है। तो अगर आप वो हमारे पॉइंट्स को पूरा नहीं करते तो हम आपको GSP+ स्टेटस नहीं देंगे। अगर आप मीडिया फ्रीडम को इंश्योर नहीं करेंगे, आप पॉलिटिकल फ्रीडम को इंश्योर नहीं करेंगे, आप फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर नहीं करेंगे, तो हम आपको GSP+ स्टेटस दे देंगे, नहीं देंगे, आपसे ले लेंगे वापस। एंड दिस इज वेयर वी कम टू नो। अब हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में IMF का प्रोग्राम भी चल रहा है। अगर IMF का प्रोग्राम चल रहा है, हमें पता है कि हमें वर्ल्ड बैंक से भी पैसा चाहिए, हमें एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी पैसा चाहिए, हमें अपनी फाइनेंशियल जो हेल्थ है उसको बेहतर करने के लिए पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली चीज़ों को हमें वी शुड रिमेन ऑन टोज, जिसे हम कहते हैं ना, तो ये टोज पे हमें रहना पड़ता है। लेकिन हम इस पर यह भी इल्जाम लगाते हैं कि जी दूसरे ममालिक जो है वो हम पे ये कर रहे हैं। दूसरे ममालिक जारी बात है अपना एजेंडा रखते हैं, लेकिन ये UN सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन जो कि
हाफिज सईद के ऊपर है, इसको तो दूसरे ममालिक का इस पर तो कोई कसूर नहीं है, इट हैज हिस्ट्री। हमें उस चीज को बहुत पहले करेक्ट कर लेना चाहिए था, और मैंने बहुत पहले भी ये अर्ज करता रहा हूं कि जब पाकिस्तान तालिबान के साथ लड़ रहा था, जब स्वात में और फाटा के अंदर नॉन स्टेट एक्टर्स से हम लड़ रहे थे, और जो दहशतगर्दी की जंग है वो लाहौर, कराची, पिशावर, इस्लामाबाद और बड़े बड़े कैपिटल्स में आ गई और बड़े बड़े शहरों में आ गई, और अवाम जो है वो अपनी जानें खो रही थी, उस वक्त हमने क्यों ना इस मसले को परमानेंटली इसको देख लिया और इसको सॉल्व कर लिया। अगर हमने इसको उस वक्त परमानेंटली सॉल्व किया होता तो आज हमें ये दिन ना देखना पड़ता। आज हम आखिरी, जैसे कहते हैं ना, आखिरी वक्त तक हम इंतजार करते रहते, शायद हम बच जाएं, शायद हमारी कोई बेहतरी हमारी जिंदगियों में आ जाए। लेकिन वो बेहतरी तब आएगी जब हम लॉन्ग टर्म सोचेंगे। जब शॉर्ट टर्म सोचेंगे तो कैसे बेहतरी होगी? आप कंफ्यूज सिग्नल्स देते हैं और फिर आप ये भी चाहते हैं कि जी यूरोप जो है ना वो हमारी बात को सुने। आप मगरब को भी कंफ्यूज करते हैं और खुद भी कंफ्यूज रहते हैं, अपनी आवाम को भी कंफ्यूज करते हैं। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी तादाद तो हाफिज सईद को अपना जो हीरो मानती है, लेकिन ऑन रियलिटी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने उनको एक और चीज में पुट कर दिया हुआ। अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें वाकई, अगर वो आपके हीरो हैं तो फिर हम अब उन्हें सजाएं क्यों दे रहे हैं? हम अब उनके ऊपर केसेस क्यों चला रहे हैं? तो मेरा ख्याल है एक रास्ता मुतय्यन करने की जरूरत है, क्लैरिटी ऑफ माइंड चाहिए। अगर हमने ये क्लैरिटी ऑफ माइंड ना ली, अपने लोगों को हकीकतें ना बताई, यूथ तक ठीक पैगाम ना पहुंचाया, टॉप पॉलिटिकल लीडरशिप एक सोल्यूशन पे ना पहुंची और एक डायरेक्शन ना की, और हर दफा एक नई सियासी लीडरशिप पाकिस्तान में जो आती है वो अपना एक विजन रखती है, वो अपना एक एजेंडा रखती है, और उस एजेंडे की वजह से हमें नुकसान ये होता है कि वो जो वो सोच रहे होते हैं वो चाहते हैं पाकिस्तान उस तरह का हो जाए। अगर इमरान खान साहब अभी एक इंतहाई वो मगरब को तो वो कहते हैं कि मैं बड़ा अच्छा जानता हूं, लेकिन उनके अंदर वो है एक कि वो एक बड़े मजहबी इंसान है और मजहबी सोच के रखने के मालिक हैं, तो वो उसी तरह रियासत की जो स्टेट की जो डायरेक्शन है वो सेट कर रहे हैं। जब अंदर खाते हमारी बैठक होती है बाहर के लोगों से, तो हम और तरह का मौक़िफ़ देने की कोशिश करते हैं, बाहर हम और तरह की बातें अवाम के सामने करते हैं। लेकिन आज ये बात साबित हो गई कि ये जो एक पॉइंट रह गया है, आप इस पॉइंट को समझ लें कि ये वही पॉइंट है, दैट इज ऑन हाफिज सईद के ऊपर जो पॉइंट है, क्योंकि जो टेरर फाइनेंसिंग है उसके लिए तो बहुत ज्यादा कानून साजी पाकिस्तान में हो गई, और सिर्फ मरकज में, सूबों में जो कानून साजी होनी थी, हर जगह पे जिन जिन जगहों पे कानून साजी होनी थी वो हमने कर लिया। आज उन्होंने 7 पॉइंट का नया एजेंडा दे दिया, तो वो बड़ा मेटिकुलसली, बड़ा केयरफुली पाकिस्तान को देखते हैं, उनको यहाँ से एक एक चीज की खबर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो हम आए दिन अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रहे हैं, और अपने इमेज को ठीक करने के लिए जहां कोशिश भी करते हैं वहां हम हाफ हार्टेड अटेम्प्ट कर रहे होते हैं कि शायद यहां से हम बच जाएंगे, शायद हम जब ड्राइंग रूम में जाएंगे या जब टेबल टॉक पे जाएंगे तो शायद हमें चीजें जो है वो बेहतर होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ये एक ऐसी कड़वी गोली है, ये खानी पड़ेगी, आपको इन लोगों को सजाएं देनी पड़ेंगी। लेकिन मुझे डर ये है कि इन लोगों को सजाएं भी हो जाएंगी और ये हमारे यहाँ पे फिर भी बात चलेगी ये सजाएं गलत हुई हैं, और जो हमारी अवाम है, जो यूथ है, जो लोग हैं, वो फिर भी मिसगाइडेड ही रहेंगे, उनको उस तरह चीजें क्लियर नहीं मिलेंगी जिस तरह मैं सोचता हूँ या हम सोचते हैं कि हमें मिलनी चाहिए। सो लेट्स होप वी मेक आवर वे फॉर अ ब्राइटर फ्यूचर, लेकिन अपना रास्ता ठीक करने की जरूरत है। अगर रास्ता ठीक ना किया तो इट विल नॉट बी a good way for making the country or taking the country